हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर 1000 क्वेश्चन सीरीज वर्ल्ड ज्योग्राफी डे 3। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे हमको अपने रिवीजन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी रिवीजन को और स्ट्रांग बनाने के लिए हम आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ और चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा था तो उसमें लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, अगर आपने पिछला पीडीएफ ध्यान से पढ़ा तो उसका लास्ट क्वेश्चन था कि हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास ढाल ज्वालामुखी, समग्र ज्वालामुखी, कैल्डेरा ज्वालामुखी या बाढ़ बेसाल्ट प्रांत। जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। वैसे मैं आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ढाल ज्वालामुखी। हवाई ज्वालामुखी जो है, जो कि हवाई में स्थित है, वो एक ढाल ज्वालामुखी है। अब ये ढाल ज्वालामुखी क्या होते हैं? ढाल ज्वालामुखी वो होते हैं जब मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी कि जब वॉल्केनो फूटता है तो इसका जो लावा होता है वो बहुत ही तरल प्रवृत्ति का होता है। तरल मतलब जैसे कि पानी होता है, मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से जो लावा होता है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। ठीक है, कम गाढ़ा होने की वजह से ये दूर तक फैलता है, और जब दूर तक फैल जाता है तो ये ज्वालामुखी जो है नुकीली होने की बजाय, मतलब इस तरीके के होने की बजाय चौड़े और कम ढलान वाले हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी योद्धा की कोई ढाल जमीन पर पड़ी हो, इसीलिए इनको ढाल ज्वालामुखी कहते हैं। इनकी आकृति की वजह से इनको ढाल ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, किस देश में स्थित है? पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस या इटली? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली। इटली के सिसिली क्षेत्र में, यानी कि जो सिसिली द्वीप है, सिसिली जो द्वीप है इटली का, वहां पर ये माउंट एटना जो है वो मौजूद है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि इसके निरंतर सक्रिय होने के कारण, इसकी भूवैज्ञानिक महत्व के कारण इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संज्ञा दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। देखो, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? दो क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। पहला तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। और दूसरा कि क्या माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? तो हाँ, इसने बता रखा है कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो ध्यान रखना है कि माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है। ठीक है, ये तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटियों में से एक है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, हवाई। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलंबिया। ये साउथ अमेरिका के कोलंबिया देश में स्थित है। क्या? गैलरेस ज्वालामुखी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्वालामुखी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कभी कभी ये मैचिंग में भी पूछ ले जाते हैं, कभी कभी ये इस तरीके से ऑप्शंस में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको याद रखना है कि कौन सा ज्वालामुखी कौन से क्षेत्र में है। वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है। ऑप्शन है आपके पास समताप मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल या मध्य मंडल। ठीक है, हमने ये जो सभी सतह थी उनके बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी कि कौन सी सतह कितनी ऊंचाई पर है और कौन सी सतह पर कौन सा मतलब आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। जैसे हमने समताप मंडल की बात करी थी, तो समताप मंडल में जो है आपका ओजोन लेयर पाई जाती है। क्षोभ मंडल जो है आपका, यहाँ पर आपके मौसम संबंधी जो है घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, और बाह्य मंडल जो आपका एक्सोस्फीयर हो जाता है, मध्य मंडल आपका मिसोस्फीयर हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है, तो वो कौन सी परत है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य मंडल मेसोस्फीयर, जिसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर से शुरू होती है और 80 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, 80 किलोमीटर तक रहती है। ये सभी परतों में सबसे ठंडी परत है, क्योंकि यहाँ का तापमान लगभग -90 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि और कई दिनों तक लगातार जारी रहना क्या कहलाता है? अंत, विश्राम, प्रस्फोट या फटना या परीक्षण?
देखो, जब बारिश बहुत दिनों तक चलती रहती है तो उसको किस चीज की संज्ञा दी जाती है? कहा जाता है कि इस घटना को जो है फटना, यानी कि बादल का फटना या मानसून के फटने की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि फटना। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयन मंडल, जिसको इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहा जाता है। ये जो है इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर से, यानी कि मेसोस्फीयर जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें 80 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर तक की रहती है। ठीक है, इसमें जो है जो विद्युत अवशोषित कण होते हैं जिन्हें हम आयंस कहते हैं, उनको जो पृथ्वी से जब हम रेडियो तरंगे ऊपर भेजते हैं तो ये आयन तरंगे जो हैं उनको अवशोषित करने की बजाय उन्हें पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं, जिसके कारण जो है जो हमारा जो टेलीकास्ट होता है, जैसे कोई भी प्रसारण करना है किसी भी चीज का, जो टेलीविजन पे प्रसारण होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है, यानी कि इन्हीं की हेल्प से होता है। तो ये जो आयंस होते हैं, ये जो विद्युत अवशोषित कण होते हैं, ये कौन सी सतह पे पाए जाते हैं? ये आयन मंडल में पाए जाते हैं, यानी कि आयनोस्फीयर में पाए जाते हैं। चलिए, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? 1:5, 1:4, 2:3 या 2:5? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1:5। वायु का लगभग 1:5 भाग जो है वो ऑक्सीजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायु में सबसे ज्यादा मात्रा कौन सी गैस की होती है, तो कौन सी गैस की होती है? सबसे ज्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन गैस की। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा मात्रा जो है वायु में किसकी होती है? वो होती है आपकी नाइट्रोजन की, लगभग 78%, यानी कि 4:5 भाग। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आती है आपकी ऑक्सीजन, जिसका रेशियो है आपका 1:5, और अगर परसेंटेज में बात करें तो 21% जो है आपकी ऑक्सीजन हवा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्य वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 770 सेंटीमीटर पारा स्तंभ, 1.013 मल्टीप्लाइड 10⁴ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। देखो, अगर देखें तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये दे रखा है तो सटीक जो मात्रा है वो 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ मानी जाती है। चलिए, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? यानी कि पूछ रहा है कि अग्नि जो है वो कब जलना बंद कर देती है। ठीक है, जब हवा में ऑक्सीजन 30% से कम हो, यानी कि जब हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, 30% से कम हो जाए, या ऑक्सीजन 25% से कम हो जाए, या ऑक्सीजन 20% से कम हो जाए, या 15% से कम हो जाए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम हो जाती है तो वहां पर जो है आग जो जली होती है वो बुझ जाती है, यानी कि हवा में 15% आग को जलने के लिए हवा में ऑक्सीजन का 15% से अधिक होना आवश्यक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन। जैसे कि मैंने बात करी थी आपसे पिछले क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% है। तो वातावरण जो गैस का वातावरण है हमारा, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% है, और ये उसका एक महत्तम भाग है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? आसानी से आप आंसर कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन जो है प्रधान रूप से विद्यमान है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि 78% है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर प्रत्यावर्तित करती है? आपने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आप आसानी से बता सकते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है, यानी कि और एक्सोस्फीयर है, या ट्रोपोस्फीयर है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जब जो विद्युत जो हमारी तरफ से, यानी कि अर्थ से जो रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं, उनको आयंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं पृथ्वी की तरफ, और ये आयंस कौन सी परत में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आयनोस्फीयर में। ठीक है, चलिए, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है कहलाता है कोहरा, ओस, बादल या तुषार।
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोहरा। कोहरा जो है वो नमी के बड़े बड़े कणों से बनता है। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए 78 से 69% जो है आपकी नाइट्रोजन की मात्रा होती है हमारे वायुमंडल में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास यांगतीज, नील, मिसिसिपी या अमेजन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर की है और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जिसमें ये 11 देशों को कवर करती है। ठीक है, ये जो नदी है ये नील नदी जो है ये अफ्रीका में बहती है और अफ्रीका के 11 देशों को कवर करती है, जिनमें मिस्र, सूडान, युगांडा, इथोपिया आदि जो हैं, इनके लिए मुख्य रूप से जल संसाधन का काम नील नदी ही करती है। ठीक है, और ये नदी जो है वो उत्तर की ओर बहती है, यानी कि ये ऊपर की तरफ को बहती है और उत्तर की तरफ को बहते हुए ये अंत में कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। और निकलती कहाँ से है? बात करें निकलने की तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है और कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है क्योंकि मिस्र की जो मानव सभ्यता है वो इसी के आसपास जो है पनपी थी। क्योंकि जैसे कि आपको सभी को पता है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के तट के आसपास जो है उसका विस्तार हुआ था। ऐसे ही जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के आसपास उसका विस्तार हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो एक मील का पत्थर साबित हुई? सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसरो की फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो एक मील का पत्थर साबित हुई? ऑप्शन आपके पास मक्का, चावल, लोबिया या गेहूं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोबिया, जिसको इंग्लिश में काउपी भी बोलते हैं। इसरो ने लोबिया फसल जो है अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उगाई। कौन से मिशन से ये जो है क्रॉप उत्पादन का जो काम था वो था CROPS यानी कि कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। इस मिशन के तहत जो है जो इसरो के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अंतरिक्ष में 4 दिनों के भीतर जो है लोबिया की फसल जो है वो उसका अंकुरण कर दिया था। यानी कि उन्होंने देखा कि जो अंतरिक्ष में लोबिया की फसल उगाई थी वो 4 दिनों के अंदर उसमें अंकुरण जो है शुरू हो गया था। और ये एक मील का पत्थर इसलिए साबित हुई क्योंकि यह प्रयोग भारत का पहला अंतरिक्ष जैविक प्रयोग था, जिससे भविष्य के लिए मानव अंतरिक्ष मिशनों में जब जो लोग ऊपर जाएंगे तो उनके लिए स्पेस फार्मिंग की दिशा जो है एक तरीके से भारत ने खोल दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। ऑप्शन है आपके पास संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत या लीबिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब में इसकी सीमा जो है इसके भीतर एक भी स्थायी प्राकृतिक नदी नहीं बहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नदी पूर्व चीन सागर में बहती है? मेकांग, पर्ल, गंगा या यांगटीज नदी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि यांगटीज नदी जो है वो पूर्व चीन सागर में बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? यानी कि आपकी जो इक्वेटर है, इक्वेटर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके पास अमेजन, नील, कांगो या नाइजर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांगो। कांगो नदी जो है वो जो इक्वेटर है हमारा यानी कि जो हमारा भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसको 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, और ये नदी कहाँ पर है? ये है आपकी अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। ये याद रखना है कि कांगो रिवर कहाँ पर है? अफ्रीका में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी। डैन्यूब रिवर का उद्गम जो है जर्मनी में होता है, जहाँ कहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है। कहाँ से? ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है जर्मनी के, और कई सारे देशों से होकर निकलने के बाद ये काला सागर यानी कि जो हमारा ब्लैक सी है
ब्लैक सी यानी कि काला सागर जो है वहां पर जाकर गिर जाती है। ठीक है, काला सागर नामक जो है वाटर बॉडी है उसमें जाके गिर जाती है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 10 देशों से होकर निकलती है। ठीक है, ये 10 देशों से होकर निकलती है, जो कि शुरुआत करती है जर्मनी से, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। तो जर्मनी से निकलती हुई ये जाती है सबसे पहले ऑस्ट्रिया, फिर स्लोवाकिया, हंगरी, इसके बाद क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोव और फिर यूक्रेन। ठीक है, और उसके बाद ही कहाँ गिर जाती है? काला सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये वोल्गा नदी के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। और दूसरे नंबर की कौन सी है? डैन्यूब। ठीक है, डैन्यूब नदी। तो एक तरीके से यूरोप के लिए मतलब वरदान है, क्योंकि 10 देशों से होकर निकलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीबिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन है त्रिपोली, एम्स्टर्डम, पोर्ट लुइस या लग्जमबर्ग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली है। क्यूबा की राजधानी क्या है? प्राग, क्वेटो, हवाना या ढाका। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हवाना। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ऑप्शन है आपके पास पोडगोरिका, ओस्लो, विंडहोक या मनीला। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है आपके पास दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, स्वीडन या युगांडा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वीडन। स्वीडन के साथ साथ नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड की भी मुद्रा जो है वो क्रोना है। जैसे स्वीडन क्रोना, नॉर्वे क्रोना, डेनमार्क क्रोन या आइलैंड क्रोन। तो देखो ये मतलब जो ऊपर के जो देश है ना, ये जो साथ साथ के देश है, स्वीडन हो गया आपका, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, तो इनकी राजधानी क्रोना ही है, बस इनके देश के नाम इनके सामने आ जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिंगिट किस देश की मुद्रा इकाई है? मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम या थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलेशिया। मलेशिया की जो मुद्रा इकाई है वो है रिंगिट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? ऑप्शन है आपके पास निकोसिया, आक्रा, मोरोनी या हरारे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोरोनी। मोरोनी जो है वो यूनियन ऑफ कोमोरोस की राजधानी है। रेकजविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड या लातविया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेक्याविक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? मनामा, माले, मस्को या मस्कट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। आजकल एग्जाम की दृष्टि से ओमान जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो एक बार देख लेना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में एक बार पढ़ लेना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम, बगदाद, डबलिन या काबुल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेरूसलम। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? येन, जॉल्टी, डॉलर या पाउंड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉल्टी। जो पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है पॉलिश जॉल्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? हंगेरियन फॉरेंट, हंगेरियन नायरा, हंगेरियन पाउंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हंगेरियन फॉरेंट जो है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? इसका सही ऑप्शन है आपके पास 28, 33, 44 या 30। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 44। इसमें पूछा है यूरोप महाद्वीप, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। माले निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? ऑप्शन है आपके पास अल्जीरिया, मालदीव, केनिया या मॉरिशियस। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मालदीव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास डेनमार्क, स्कॉटलैंड, फ्रांस या इटली। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली में स्थित है। और ये 118 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, ये अपनी वास्तुकला और पुलों, नदियों के लिए नहरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे नहरों का शहर, एड्रियाटिक की रानी या फ्लोटिंग सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? देखो, सिटी ऑफ कैनल्स यानी कि नहरों का शहर, नहरों का शहर, और क्वीन ऑफ एड्रियाटिक यानी कि एड्रियाटिक, जो एड्रियाटिक एड्रियाटिक की रानी, और इसके बाद फ्लोटिंग सिटी यानी कि तैरता हुआ शहर जो है, इन नामों से ये प्रसिद्ध है, फ्लोटिंग सिटी। ठीक है, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी है क्योंकि इसकी सुंदरता और इसकी प्राकृतिक नहरों के लिए, ठीक है, इसका ऐतिहासिक जो महत्व है उसके लिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या सोलोमन द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पृथ्वी का वो विशाल भूभाग है जो किसी भी देश के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि किसी भी देश की सॉवरेनिटी वहां पर नहीं चलती है। देखो, 1959 में ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका हुई थी। ठीक है, अंटार्कटिका की एक ट्रीटी हुई थी, यानी कि एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाएगा। ठीक है, इस संधि के तहत जो है किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि या कोई भी क्षेत्रीय दावे जो है इस क्षेत्र में नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलिया देखो एक द्वीप है, तो वो पूछ रहा है आपका पश्चिमी, यानी कि इस साइड की राजधानी पूछ रहा है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो सारा इस साइड पर बसा हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा कोना है यहाँ पर बसा हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर क्षेत्र में क्या है, डेजर्ट है। ठीक है, रेगिस्तान है, तो सिर्फ ईस्ट साइड पर ये बसा हुआ है। ज्यादातर बड़े बड़े शहर जो है वो ईस्ट साइड पर हैं, एक बड़ा शहर जो है वो वेस्ट साइड पर है आपका। तो वो पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है? डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन या होबार्ट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्थ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, ब्राजील, कनाडा या भारत। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। चीन जो है वो सर्वाधिक सीमाएं जो है साझा करता है दूसरे देशों के साथ। कितने देशों के साथ? लगभग 14 पड़ोसी देश हैं चीन के। कौन कौन से हैं 14 पड़ोसी देश? एक नजर देख लेते हैं उनको भी। सबसे पहले भारत, ठीक है, सबसे पहले इंडिया, फिर मंगोलिया, ठीक है, फिर रशिया, फिर कजाकिस्तान के बाद नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, इसके बाद भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, तो 14 देशों के साथ चीन जो है अपनी सीमा साझा करता है। दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन सा है? नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो विश्व में सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। हालांकि ये इटली में है, इटली में घिरा हुआ है ये पूरा, लेकिन ये अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, छोटा सा एक देश है, जहां पर जो ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु है ना, पोप यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, चलिए। ग्रेनेडा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, चीन सागर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैरेबियन सागर में ग्रेनेडा नामक एक द्वीप है। तो आप मैप उठा के देखना कि साउथ अमेरिका जो है उसके बाद छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, जो कि कैरेबियन सागर में मौजूद हैं, उनमें से ही एक है ग्रेनेडा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वीडन की राजधानी क्या है? ऑप्शन है आपके पास स्टॉकहोम, बर्न, लग्जमबर्ग या मैड्रिड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। इनमें से कौन सा एक यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या घाना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुल्गारिया। देखो सूडान जो है वो अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है। ये भी बेनिन भी अफ्रीका में है और घाना भी अफ्रीका में है। तो बचता क्या है? बुल्गारिया बचता है। तो बुल्गारिया जो है एक यूरोपियन देश है। अजरबैजान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास उलान बटोर, कीव, बाकू या ताशकंद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाकू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन से ऐसे देश हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ऑप्शन है आपके पास तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम या यूनान। तो बात करें मेडिटेरेनियन सी की, तो ये 21 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, 21 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से यूरोप जो है उसके 11 देश जो है मेडिटेरेनियन सी से लगते हैं। एशिया के 5 देश जो हैं वो मेडिटेरियन सी से लगते हैं और अफ्रीका के भी 5 देश जो हैं मेडिटेरियन सी से लगते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। याद होनी चाहिए वैसे ये यूरोपियन की कौन सी कंट्री के सीमा जो है मेडिटेरियन सी से लग रही है। बात करें यूरोप की, तो सबसे पहले स्पेन, ठीक है, स्पेन की सीमा लगती है, फ्रांस की लगती है, और मोनाको, इटली में शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, स्लोवानिया, क्रोशिया, बोस्निया और हर्जगोविनिया, ठीक है, मोन्टेग्रो, अल्बीनिया, ग्रीस और माल्टा। ठीक है, बात करें एशियन देशों की, तो एशिया में तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस। ठीक है, साइप्रस। इसके बाद अफ्रीकन देशों की बात करें, तो अफ्रीकन देशों में इजिप्ट यानी कि मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया और मोरक्को। ठीक है, इन देशों के साथ लगती है। तो देखो तुर्की के साथ तो लगती है, ये रहा, फ्रांस के साथ भी लगती है, बेल्जियम के साथ नहीं लगती, यूनान के साथ लगती है, ग्रीस, देखो ग्रीस को यूनान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है आपका, बेल्जियम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्पाइन देश है? ऑप्शन है आपके पास पोलैंड, इटली, स्पेन या यूनान। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटली जो है एक एल्पाइन कंट्री है। एल्पाइन कंट्री वो कौन सी कंट्रीज होती हैं जहां से एल्प्स पर्वत होकर निकलते हैं, यानी कि एल्प्स पर्वत श्रृंखला जिन जिन देशों से निकलती है वो एल्पाइन देश कहलाते हैं। ठीक है, और इन देशों में कौन कौन से हैं? फ्रांस हो गया आपका, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, लिechtenstein, स्लोवेनिया और मोनाको। ये 8 देश जो हैं ये एल्पाइन देश में आते हैं, यानी कि एल्प्स पर्वतमाला जो है इन देशों से होकर निकलती है, इसीलिए इनको एल्पाइन देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन शहरों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किन देशों से, मैंने शहर बोल दिया था, किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन है आपके पास ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुला और इथोपिया। देखो पहले देख लेते हैं कि इक्वेटर जो है कितने देशों से होकर निकलती है। तो इक्वेटर जो है विश्व के कुल 13 देशों से होकर निकलती है। ठीक है, 13 देशों से होकर निकलती है, जिनमें ये 3 महासागर कवर करती है, यानी कि 3 ओशियन कवर करती है, और 3 ही ये कॉन्टिनेंट यानी कि जो महाद्वीप हैं, 3 ही महाद्वीप को ये कवर करती है। ठीक है, 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं आपके? अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो बात करें 13 देशों की, तो 13 देश कौन कौन से हैं? वो
बात करें दक्षिण अमेरिका की, उधर से शुरू करते हैं। वर्ल्ड का मैप अपने दिमाग में आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, तो लेफ्ट साइड से अगर हम शुरू करते हैं तो साउथ अफ्रीका, सबसे पहले साउथ अफ्रीका के देश देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका के 3 देशों से होकर निकलती है। साउथ अफ्रीका के 3 देश कौन कौन से हुए? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। तो साउथ अफ्रीका के 3 देश हो गए। इसके बाद नंबर आया आपका अफ्रीका का, तो अफ्रीका के 7 देश, सॉरी मैंने यहाँ अफ्रीका लिख दिया, साउथ अमेरिका है यहाँ पर। ठीक है, साउथ अमेरिका। इसके बाद नंबर आया अफ्रीका का। अफ्रीका के कितने? 7 देश। 7 कौन कौन से? गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि कॉन्गो गणराज्य। इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि गणतांत्रिक कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बाद युगांडा और केनिया, सोमालिया और साओतोम और प्रिंसिप। ठीक है, ये हो गई आपकी अफ्रीकन कंट्रीज। इसके बाद आती हैं आपकी एशिया जो महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप की कितनी? एशिया महाद्वीप के 3 देश कौन कौन से? एशिया महाद्वीप के 3 देश कौन कौन से? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, तो ये हो गए आपके देश। अब देखो इसमें से कौन कौन से हैं? ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया। देखो जाम्बिया और मलेशिया तो नहीं आते हैं, तो फर्स्ट तो कैंसिल हो जाता है आपका। कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। देखो कोलंबिया आता है, क्या आता है? ये रहा कोलंबिया, और ये रहा केनिया आपका, और ये रहा आपका इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाता है। आपको ये कंट्रीज याद होनी चाहिए कि कौन सी कंट्रीज से जो है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलते हैं। चलिए, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन है आपके पास ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राजील। अब आप बताएंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन है और इंडिया का नंबर कौन सा है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश आता है और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा नंबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अबू धाबी निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या इटली। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई जो है इसकी कैपिटल है अबू धाबी। पटाका किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? पनामा, लाओस, मकाओ या मैक्सिको। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मकाओ की आधिकारिक मुद्रा जो है वो क्या है? पटाका है। भूजल पुनर्भरण यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मुख्य स्रोत क्या है? स्नोमेल्ट, समुद्री धाराएं, नदी का पानी या वर्षा जल अंतः संयदन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्षा जल। जब पानी जो है बारिश होती है, जब पानी आता है और वो जमीन पे गिरता है, ठीक है, जमीन पर गिरता है तो जमीन उसकी कुछ मात्रा जो है सोख लेती है और यही सोखी हुई मात्रा जो है नीचे जाके वाटर टेबल को रिचार्ज करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात किस देश को करता है? यानी कि एक्सपोर्ट सबसे कम कौन से देश को होता है? इटली, आयरलैंड, इराक या इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरलैंड। आयरलैंड के साथ भारत जो है सबसे कम निर्यात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? यानी कि प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश कौन सा है विश्व में, ये पूछ रही है। ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। ठीक है, तो आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। रिवीजन क्वेश्चंस का बार बार आपको करना है क्योंकि रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से नहीं, जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करने से ही आपका सिलेक्शन पूरा होगा।
ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अपना रिवीजन करते रहना, और क्वेश्चंस अगर आप हमें लगेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।